हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और यूपी टेट की बहुत अच्छे से तैयारी आपकी चल रही होगी। जो वीडियोस ये जितने भी मैंने कराए हैं सीडीपी के, इन्हें अच्छे से देख लेना। इसके बाद जो ये वीडियोस कंप्लीट होंगे उसका जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह रहे होंगे, जो आए हुए होंगे, मैं उन्हें भी करा दूंगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 2011 से लेकर अभी तक जितने भी पेपर हुए उनके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें मैं करा पाऊँ। ठीक है, उसकी मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं संवेग टॉपिक की। इससे पहले हमने जो टॉपिक पढ़ा वो था स्मृति और विस्मृति। इसमें हमने स्मृति के बारे में जाना, उसकी डेफिनेशंस जानी, फिर उसके जो अंग थे स्मृति के वो हमने पढ़े, तत्व हमने पढ़े, फिर स्मृति कितने प्रकार की होती है वो हमने जाना, विस्मृति के बारे में हमने जाना, उसके कितने प्रकार होते हैं, क्यों होती है विस्मृति। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर ली थी। एक छोटा सा टॉपिक उसमें रह गया था, वो था संगणन सिद्धांत। क्वेश्चन पूछ लिया था कि संगणन सिद्धांत क्या होता है, किससे संबंधित होता है। तो बस इतना सा याद रखना सिंपल सा, कि जो संगणन का सिद्धांत है वो स्मृति से संबंधित होता है। ठीक है, किससे संबंधित होगा संगणन का सिद्धांत, तो स्मृति से संबंधित होगा। और क्वेश्चन एक और है कि अधगम, धारणा, पुनः स्मरण और पहचान आदि क्रियाएं जो हैं वो किसके अंतर्गत आती हैं। तो ये जो सारी क्रियाएं हैं ये स्मृति के अंतर्गत आती हैं। तो हमने ये पढ़ा था कि स्मृति के जो तत्व हैं, जो अंग है, उसी में अधगम आता है, सीखना आता है पहले, फिर धारण करना आता है, फिर पुनः स्मरण आता है, फिर पहचान आता है। तो ये सारे किसके अंतर्गत हो जाएंगे, तो ये सारी जो क्रियाएं हैं वो स्मृति के अंतर्गत आती हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा संवेग। संवेग की अगर हम बात करें, इसे इमोशंस कहते हैं इंग्लिश में। वुडवर्थ ने क्या कहा संवेग के बारे में, तो संवेग के बारे में वुडवर्थ ने कहा कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। संवेग क्या है, तो किसी भी व्यक्ति की जो उत्तेजित दशा होती है, जो कंडीशन होती है, वो क्या कहलाएगी, वो संवेग कहलाएगी। ये वुडवर्थ का कहना था। जैसे क्या कि अभी आप सिंपल सा मुंह बनाएं, ठीक है, कोई संवेग आपके चेहरे पर नहीं दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप गुस्सा होंगे, ठीक है, रो रहे होंगे, ठीक है, या किसी और इमोशंस में होते हैं, तो वो आपके चेहरे पे दिख जाता कि आपकी कोई उत्तेजित कंडीशन है, आप देखने में ही समझ में आ जाता है। तो उसी उत्तेजित दशा को वुडवर्थ ने संवेग कहा है। रॉस ने क्या कहा, रॉस ने कहा कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। तो इसे याद कर लेना सीधा सा। रॉस ने क्या कहा संवेग के बारे में, कि चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है, यानी कि रागात्मक तत्व आपको देखने को मिल जाए तो समझ जाना कि रॉस की डेफिनेशन है। तो हम बात करें अगर इमोशन की, तो इमोशन जो है वो अंग्रेजी भाषा के इमोशन वर्ड का हिंदी रूपांतरण है। यानी कि संवेग जो है वो अंग्रेजी भाषा के इमोशन वर्ड का हिंदी रूपांतरण है, जो कि लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से बना है। किससे बना है, तो लैटिन भाषा के इमोवर शब्द से ये बना है। इमोवर का अर्थ होता है टू एक्साइट, यानी कि उत्तेजित होना। तो इमोवर का अर्थ क्या होता है, टू एक्साइट या उत्तेजित होना। सिंपल शब्दों में समझें तो संवेग एक जटिल मानसिक अवस्था है जिसमें शारीरिक व मानसिक दोनों पक्षों का समावेश होता है। संवेग की दशा में चिंतन एवं तर्क शक्ति क्षीण हो जाती, यानी कि अगर हम संवेग की बात करें तो बहुत ही कठिन एक मानसिक अवस्था होती है। इसमें जो शारीरिक पक्ष होता है और जो मानसिक पक्ष होता है, दोनों का ही इन्वॉल्वमेंट होता है, यानी कि दोनों का ही समावेश होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आपके इमोशन सिर्फ शरीर से ही दिख जाए, ठीक है, मन उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व ना हो, या आपके मानसिक जो चीज़ें हैं उनसे ही जुड़ा हुआ हो, शारीरिक पक्ष में देखने को ना मिले, तो ऐसा नहीं होता। दोनों ही पक्ष जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। और इसकी दशा में क्या होता है कि चिंतन, यानी कि सोचने समझने की जो शक्ति होती है वो क्षीण हो जाती, काम नहीं करती। यानी कि आपने देखा होगा जब आप बहुत ज़्यादा प्यार में होते हैं या बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं तो आपका जो दिमाग होता है वो काम करना बंद कर देता है, आप सोच ही नहीं पाते। आपको पता है कि ये चीज़ गलत है, लेकिन फिर भी आप वही करते हैं। तो वही बोला जाता है कि संवेग की जो दशा होती है उसमें चिंतन और तर्क शक्ति जो होती है वो क्षीण हो जाती है, वो काम करना बंद कर जाती है। संवेग के प्रकार देख लेते हैं। तो देखिए, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग संवेग के प्रकार बताए हैं। सबसे पहले हम जान रहे हैं गिलफोर्ड के अनुसार। गिलफोर्ड ने संवेगों को 3 भागों में बांटा है। तो गिलफोर्ड का इंपॉर्टेंट है, तो इसे अच्छे से हम जानेंगे कि गिलफोर्ड ने संवेगों को 3 भागों में बांटा है। पहला प्राथमिक संवेग। प्राथमिक संवेग में इन्होंने कहा कि ये जन्मजात होते हैं, इसमें भय, प्रेम और क्रोध आता है। यानी कि 3 चीज़ें आती हैं प्राथमिक संवेग में, भय यानी कि डर, प्रेम और क्रोध, ये जन्म से ही होता है, इनका ये कहना था। ये प्राथमिक संवेग में आएगा। दूसरा है इन्होंने बांटा द्वितीयक संवेग। द्वितीय संवेग की अगर हम बात करें तो प्राथमिक संवेगों के बार बार अनुभव से द्वितीय संवेगों का जन्म होता है। ठीक है, तो उन्होंने ये कहा कि जो प्राथमिक संवेग होते हैं, प्राथमिक संवेग कौन से हैं, तो भय, प्रेम और क्रोध, ये प्राथमिक संवेग थे। तो उन्होंने कहा कि जब इसका हम बार बार अनुभव करते हैं, जैसे कि भय का या प्रेम का या क्रोध का, तो उनसे क्या होता है कि द्वितीयक जो संवेग होते हैं उनका जन्म होता है। कैसे, कष्ट संवेग की उत्पत्ति भय से होती है, यानी कि भय जो है अगर हमें ज़्यादा लगता है तो उससे कष्ट संवेग की जो उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो ऐसी करके जैसे प्रेम से भी उत्पत्ति होगी, क्रोध से भी उत्पत्ति होगी, जब हम बार बार इस संवेग का अनुभव करेंगे तो जो द्वितीयक संवेग है उनकी उत्पत्ति हो जाती है। तीसरा इन्होंने बांटा कृत्रिम संवेग। कृत्रिम संवेग क्या होता है, इसके अंतर्गत स्वार्थी, परमार्थी, बौद्धिक, नैतिक संवेग पाए जाते हैं। ठीक है, रॉस के अनुसार देखिए तो रॉस के अनुसार 3
संवेग होते हैं। पहला ज्ञानात्मक, क्रोध को इन्होंने ज्ञानात्मक संवेग कहा। दूसरा क्रियात्मक, क्रियात्मक में इन्होंने घृणा को रखा कि जो घृणा होती है वो क्रियात्मक संवेग है। और तीसरा भावात्मक यानी कि प्रेम। तो 3 संवेग बताए थे रॉस ने, पहला ज्ञानात्मक, दूसरा क्रियात्मक और तीसरा भावात्मक। क्रियात्मक में इनका घृणा आ जाता है, ज्ञानात्मक में इनका क्रोध आ जाता है और भावात्मक में इनका प्रेम आ जाता है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि रॉस के अनुसार भावात्मक संवेग कौन सा है। ठीक है, तो भावात्मक प्रेम हो जाएगा, क्रियात्मक घृणा हो जाएगा और ज्ञानात्मक आपका क्रोध हो जाएगा। अब हम मैकडूगल के अनुसार देखें तो मैकडूगल ने कुल 14 संवेगों को बताया है। यानी कि कितने संवेग बताए मैकडूगल ने, तो कुल 14 संवेग बताए हैं। और इन 14 संवेगों से जुड़ी जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं उन्हें भी बताया। तो इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और फिर से हम जान लेते हैं। तो 14 संवेग इन्होंने बताए और उनसे जुड़ी जो 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं उनके बारे में भी बात की। तो इसमें पहला जो इनका संवेग था वो था भय। भय की जो मूल प्रवृत्ति होती है वो पलायन होती है, यानी कि जब डर लगता है तो हम भाग जाते हैं, पलायन कर जाते हैं, तो मूल प्रवृत्ति उसकी पलायन होगी। दूसरा क्रोध है। क्रोध की जो मूल प्रवृत्ति होती है वो युत्सा होती है, यानी कि गुस्से में होंगे तो आप युद्ध चाहेंगे, युत्सा मतलब युद्ध चाहने वाले प्रवृत्ति। तीसरा भूख, जब आपको भूख लगती है तो भोजन आपकी मूल प्रवृत्ति होगी। घृणा जो है संवेग आएगा, तो घृणा में अप्रियता, यानी कि कोई चीज़ आप पसंद नहीं करेंगे, घृणा सी हो जाएगी। फिर है बात्सल। बात्सल में होता है कि पुत्र कामना आप करते हैं, ठीक है, आपको पुत्र की इच्छा होती है, प्यार करने का मन करता है बच्चे को, ठीक है, तो बात्सल संवेग हो जाएगा। कष्ट संवेग में क्या होता है, संवेदना मूल प्रवृत्ति होगी इसकी। आश्चर्य जब संवेग होता है, आश्चर्य संवेग की जो मूल प्रवृत्ति वो जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, एकदम जिज्ञासा हो जाते हैं, जिज्ञासु हो जाते हैं किसी चीज को देखकर, ठीक है, आश्चर्य जब होता है। कामुकता जो होती है संवेग, कामुकता संवेग की जो मूल प्रवृत्ति होगी वो काम की प्रवृत्ति होगी, ठीक है, काम करने की इच्छा होगी। आत्महीनता जो संवेग है इसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो आपकी हो जाएगी विनीत भाव, ठीक है, तो विनीत भाव जो है वो मूल प्रवृत्ति हो जाएगी आत्महीनता की। आत्मभिमान की अगर हम बात करें तो आत्मभिमान की जो मूल प्रवृत्ति है वो है आपकी गौरव या श्रेष्ठ की प्रवृत्ति, यानी कि आप इसमें अपने आप को थोड़ा अच्छा फील करते हैं, मतलब गौरवान्वित फील करते हैं, ठीक है, जब आत्मभिमान संवेग आता है। फिर है आपका एकाकीपन। एकाकीपन की जो मूल प्रवृत्ति है वो कैसी हो जाएगी, सामूहिकता, यानी कि जब आपको अकेला महसूस कर रहे होंगे तो आपकी जो मूल प्रवृत्ति होगी सामूहिकता की होगी, किसी के साथ ग्रुप बना लें आप। फिर करुणा संवेग जब होगा तो करुणा संवेग में जो आपकी मूल प्रवृत्ति होगी वो हो जाएगी शरणागत, ठीक है, तो करुणा जब संवेग होगा तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या है, शरणागत। अधिकार भावना की अगर हम बात करें संवेग की, तो अधिकार भावना की जब आपको अधिकार रखते हैं आप किसी चीज़ पे, ठीक है, आपको लगता है इस पर मेरा अधिकार है तो आप उसे संग्रह करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसकी जो मूल प्रवृत्ति वो संग्रह हो जाएगी। और लास्ट आपका कृतिभाव। कृतिभाव अगर आपके अंदर संवेग आएगा तो इसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो आपकी रचनात्मकता या रचनाभूति, ठीक है, कुछ नया करने का मन करेगा, नया क्रिएट करने का मन करेगा, तो उसकी जो मूल प्रवृत्ति है वो हो जाएगी आपकी रचनात्मकता या रचनाभूति। वॉटसन की अगर हम बात करें तो वॉटसन ने बालक में 3 संवेग बताए हैं, ठीक है, जो वॉटसन थे, जेबी वॉटसन, इन्होंने किसी भी बालक में 3 संवेग बताए। कौन कौन से, क्रोध, भय और प्रेम, यानी कि जो जन्मजात थे, जो गिलफोर्ड ने प्राथमिक संवेग बताए थे उन्हीं को इन्होंने माना था वॉटसन ने कि ये किसी भी बालक में 3 ही संवेग पाए जाते हैं जब उसका जन्म होगा, तो क्रोध, भय और प्रेम। गेट्स के अनुसार क्या होता है कि तो गेट्स ने 5 संवेग बताए हैं। जो गेट्स थे इन्होंने कहा कि किसी में भी 5 संवेग पाए जाते हैं बच्चे में। पहला क्रोध, भय और प्रेम, यानी कि वॉटसन के तीनों इन्होंने ले लिए। उसके साथ साथ इन्होंने दया और काम शक्ति को भी रखा, तो यानी कि इन्होंने 5 संवेग बताए, पहला क्रोध, दूसरा भय, तीसरा प्रेम, चौथा दया और 5वां काम शक्ति, यानी कि 5 जो संवेग थे वो गेट्स ने बताए थे। अब हम इसकी विशेषताएं देख लेते हैं, संवेगों की विशेषता क्या होती है संवेगों की। तो पहला है कि संवेगों की जो प्रकृति होती है वो भावात्मक होती है, ठीक है, ये तो समझ में आ जाएगा कि इसका नेचर कैसा होगा संवेगों का, तो भावात्मक होगा। दूसरा कि संवेगों का स्थानांतरण होता है, यानी कि संवेग जो होते हैं वो ट्रांसफर भी हो जाते हैं। तीसरा कि एक ही संवेग को अनेक प्रकार की उत्तेजनाओं यानी कि वस्तु या परिस्थितियों से उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि एक ही तरीके का संवेग है, जैसे प्यार है तो वो किसी वस्तु से भी हो सकता है, किसी परिस्थिति से भी हो सकता है, ठीक है, तो कोई भी संवेग है कि अलग अलग चीज़ों से उत्पन्न किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है कि संवेग प्राकृतिक भी होते हैं और विकसित भी, यानी कि जो संवेग होंगे वो प्राकृतिक रूप से भी हो सकते हैं और विकसित भी, ठीक है, डेवलप भी हो सकते हैं। फिर है कि संवेगों में अस्थिरता पाई जाती है, यानी कि संवेग जो होते हैं वो अस्थिर होते हैं। अस्थिर से मतलब हो जाएगा कि आप उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना, अस्थिर होते हैं। फिर आपका कि संवेग का संबंध किसी भावना में अवश्य होता है, ठीक है, जो संवेग होता है इसका संबंध जो होता है किसी ना किसी भावना से अवश्य होता है। 7वां पॉइंट है कि किसी की इच्छा आवश्यकता में रुकावट पड़ना, उसका पूरा ना होना कुंठा संवेग की उत्पत्ति का कारण बन सकता है, यानी कोई आपकी इच्छा है जो आपकी पूरी नहीं हो रही, या कोई आपकी आवश्यकता थी उसमें रुकावट आ रही है, तो जब वो पूरी नहीं होती तो कुंठा संवेग होता है, उसकी उत्पत्ति का रीजन ये बन सकता है। तो ये सारी संवेग की विशेषताएं हो जाएंगी। अब हम बालकों में संवेगों की विशेषताएं देख लेते हैं कि किसी भी बालक में संवेग जो होते हैं वो कैसे होते हैं। तो पहला है कि बालकों के जो संवेग होते हैं वो तीव्र और अधिक होते हैं, यानी कि आप छोटे बच्चे को देखेंगे तो उनके जो संवेग होते हैं वो बहुत ही तीव्र होंगे, बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलेंगे। एक पल में बच्चा रोने लगेगा, एक पल में खुश हो जाएगा, एक पल में चिल्लाने लगेगा, तो आपने देखा कि वो अपने जो संवेग होते हैं वो बहुत तेज़ी से उनके अंदर देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे क्या कि जब बड़े हो जाते हैं हम लोग, जैसे इस टाइम पे हम लोग हैं तो हम अपने संवेग जो है छिपा भी लेते हैं, जैसे हमें रोना आ रहा होगा फिर भी हम नहीं रोएंगे, हम छिपा लेंगे उस चीज़ को, ठीक है, हमें हंसी आ रही होगी फिर भी हम खुल के नहीं हंसते हैं, ठीक है। लेकिन बच्चों में क्या होता है कि बच्चे को जो संवेग होते हैं वो काफ़ी तीव्र होते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाता है, उसे रोना आएगा तो वो रो देगा, उसे हंसना आएगा तो वो हंस लेगा, ठीक है,
तो ये पहली विशेषता हो जाएगी। दूसरा कि बालकों के संवेगों को उनके व्यवहार द्वारा आसानी से पहचाना जा सकता है, यानी कि संवेगों से हम उनके व्यवहार को पहचान सकते हैं बच्चों की। जब उन्हें रोना आएगा तो समझ जाएंगे कि हाँ बच्चा दुखी है, हंसना आएगा तो समझ जाएंगे बच्चा खुश है। ये चीज़ें बच्चों को देख के समझ में आ जाती, बड़ों को देख के ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। तीसरा पॉइंट है कि बालकों के संवेग जो होते हैं वो मूर्त वस्तुओं एवं परिस्थितियों से संबंधित होते हैं, यानी कि जो बच्चे होते हैं उनके जो संवेग होंगे, उनके जो इमोशंस होंगे वो किसी मूर्त वस्तु को लेकर होंगे, मतलब ऐसी वस्तु जो उसके सामने प्रकट है, मतलब सामने उपस्थित है। जैसे किसी खिलौने को लेकर, बैट बॉल को लेकर जो उसके सामने उपस्थित है, उस चीज़ के लिए ही बच्चा जो है वो रोएगा या गाएगा या हंसेगा, ठीक है। तो मूर्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं। फिर कि बच्चों के संवेगों की जो शक्ति होती है वो परिवर्तित होती रहती है, यानी कि पल पल में बदल जाएगी। आज अभी रो रहा है तो बाद में हंसने लगेगा, तो संवेगों की जो शक्ति होती है वो परिवर्तित होती रहती है। अब बालकों के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो किसी भी बच्चे के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं, यानी कि इमोशंस उन पर डिपेंड कर जाता है। पहला जो शारीरिक स्वास्थ्य है, ये कारण हो जाएगा कि बच्चा स्वस्थ होगा तो खुश रहेगा, अगर स्वस्थ नहीं है तो एकदम रोएगा, गाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी, गुस्सा करेगा। तो संवेगात्मक विकास जो है वो इस पर प्रभावित होता है। सामाजिक वातावरण पर प्रभावित होएगा। पारिवारिक जो वातावरण है, किसी के घर में कोई शराब पीने वाले लोग हैं, डांट रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, तो बच्चे के संवेगात्मक जो विकास होगा उस पर प्रभाव पड़ेगा। फिर है कि थकान है, भूख है, बच्चा बहुत भूखा प्यासा है तो भी उसके संवेग दिखेंगे आपको, थका हुआ है तो भी दिखेंगे। बुद्धि जो होती है ये भी प्रभावित करती है संवेगात्मक विकास को। फिर आत्मविश्वास जो होता है बच्चों का वो प्रभावित करेगा संवेगात्मक विकास को, और उनका जो व्यक्तित्व होगा वो भी प्रभावित करेगा संवेगात्मक विकास को। यानी कि इतने जो कारक होते हैं वो किसी भी बालक के संवेगात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। अब हम अंतर देख लेते हैं कि बालकों और बड़ों के संवेगों में भिन्नता क्या होती है। तो देखिए, बालकों के जो संवेग होते हैं वो क्षणिक एवं अल्पकालिक होते हैं, ठीक है। जबकि बड़ों के संवेग कैसे होते हैं, तो बड़ों के संवेग तीव्र होंगे और दीर्घकालिक होंगे। यानी कि बच्चों के जो संवेग होते हैं वो क्षणिक होते हैं। क्षणिक मतलब कुछ देर के लिए होंगे, कुछ देर के लिए रोएगा, कुछ देर के लिए हंसेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक है, कुछ समय के लिए होते हैं, अल्पकालिक होते हैं। जबकि बड़ों के संवेग कैसे, वो कैसे होंगे, तो तीव्र होंगे और स्थायी होंगे। यानी कि अगर वो अपने दोस्त से गुस्सा हो गए, हम लोग जैसे कि मान लिया हमें कोई चीज़ से नफरत होगी तो हमें नफरत लंबे टाइम तक रहेगी। ऐसा नहीं कि अभी नफरत हुई और थोड़ी देर में हम भूल जाएं उस चीज़ को, तो ऐसा नहीं होता। हम लोगों के जो संवेग होते हैं बड़े लोगों के, वो तीव्र होते हैं और दीर्घकालिक होते हैं, लंबे समय तक चलते हैं, ठीक है। दूसरा है कि बालकों के संवेगों की संख्या बड़ों की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके संवेगों की जो संख्या होगी बड़ों की अपेक्षा थोड़ी अधिक होती है, देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। रोना गाना ये सारी चीज़ें उनके में होती हैं। अपने में क्या होता है कि गुस्सा हो लिए, थोड़ा दुखी हो लिए तो कम संवेग देखने को मिलते हैं। तीसरा कि बालक विभिन्न संवेगों जैसे क्रोध, प्रेम, घृणा, प्रसन्नता आदि का प्रदर्शन शीघ्रता से करते हैं, यानी कि बच्चे जो होते हैं किसी भी संवेग का प्रदर्शन बहुत ही आसानी से कर देते हैं। मतलब उनके चेहरे से ही समझ में आ जाता है कि कब उनके अंदर गुस्सा दिख रहा है, कब प्रेम दिख रहा है, कब घृणा दिख रही है, कब प्रसन्नता दिख रही है। तो उनका जो प्रदर्शन होता है संवेगों का वो शीघ्र से हो जाता है, आसानी से हो जाता है, जबकि बड़ों में ऐसा देखने को नहीं मिलता, ठीक है। तो वही लिखा कि जबकि वयस्क व्यक्ति जो होता है उसके संवेगों का जो परिवर्तन होता है वो परिस्थिति के अनुसार होता है, यानी कि जो उसकी परिस्थिति होगी, जैसे हम लोग हैं, हम परिस्थिति के अनुसार अपने संवेग दिखाते हैं कि कब हमें हंसना है, कब हमें रोना है, उस हिसाब से दिखाते हैं। लेकिन बच्चों को में सीधा दिख जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट है कि बालकों के जो संवेग होते हैं बड़ों की अपेक्षा तीव्र होते हैं। तो ये तो हम जान ही चुके हैं कि बच्चों के जो संवेग होते हैं वो बड़ों की अपेक्षा काफ़ी तीव्र होते हैं, एकदम हंसना, रोना, गाना ये शुरू हो जाता है उनका। फिर पांचवा पॉइंट है कि बालकों के जो संवेग होते हैं वो मूर्त वस्तुओं से संबंधित होते हैं, जबकि वयस्क जो व्यक्ति होते हैं उनके संवेग मूर्त व अमूर्त दोनों वस्तुओं से संबंधित होंगे। यानी कि बच्चों के जो संवेग होंगे उन वस्तुओं से संबंधित होंगे जो उनके सामने उपस्थित होती है, जबकि जो बड़े होते हैं, हम लोग जैसे कि हो गए, तो हमारे जो संवेग हैं मूर्त वस्तुओं से भी संबंधित हो सकते हैं, अमूर्त वस्तुओं से भी, यानी कि जो चीज़ हमारे सामने प्रेजेंट नहीं है हम उसके लिए भी रो सकते हैं वो चीज़ें। और लास्ट पॉइंट है इसमें कि बालकों के जो संवेग होते हैं वो स्पष्ट होते हैं और बड़ों के जो संवेग होते हैं वो अस्पष्ट होते हैं। यानी कि बच्चों के तो संवेग देख के समझ में आ जाता है, ठीक है, कि कौन सा संवेग है उसके अंदर, लेकिन बड़ों में ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंस हो जाएंगे बच्चों और बड़ों के संवेगों में। नोट करने वाली चीज़ क्या है, तो नोट करने वाली चीज़ ये है कि जन्म के समय किसी बालक में सिर्फ उत्तेजना संवेग होता है, यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है, छोटा होता है, तो उसके अंदर सिर्फ एक संवेग पाया जाता है, वो पाया जाता है उत्तेजना। आपने देखा छोटा बच्चा होता है, एकदम उसके सामने आप ताली बजा दो, एकदम देख लो तो एकदम वो चौंक सा जाता है, तो वो कैसा संवेग होता है, उसी को उत्तेजना कहते हैं। तो वही बोला गया कि जन्म के समय किसी बालक में सिर्फ उत्तेजना संवेग होता है। फिर है कि क्रोध, घृणा और भय को ऋणात्मक संवेग कहते हैं, यानी कि क्वेश्चन ये पूछ ले सकता है कि ऋणात्मक संवेग किन संवेगों को कहा जाता है। तो याद रखना कि घृणा, क्रोध और भय को ऋणात्मक संवेग कहा जाता है। हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा संवेग धनात्मक संवेग है, और तीन ऑप्शन दिए जाए, क्रोध, घृणा और भय, ठीक है। तो ये तो तीनों ऋणात्मक हो गए, जो चौथा होगा वो धनात्मक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि 3 माह की उम्र में किसी बालक में दुख और आनंद संवेग की जन्म होता है, यानी कि जन्म के समय तो उत्तेजना होता है संवेग, लेकिन जब 3 माह हो जाते हैं, 3 महीने का बच्चा हो जाता है, तो उसके अंदर दुख और आनंद जो संवेग होता है उसका भी जन्म हो जाता है, यानी कि बच्चा दुखी भी होने लगेगा और खुश भी रहने लगेगा, ठीक है। तो 3 माह के बाद ये संवेग जो होते हैं उनका जन्म होता है, दुख और आनंद का। और बाद में इन संवेगों से ही अन्य संवेगों की उत्पत्ति होती है, यानी कि इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद इन्हीं संवेगों से, यानी कि दुख और आनंद जो संवेग होता है, इन्हीं से और भी संवेग है उनकी उत्पत्ति हो जाती है। जैसे हम बात करें कि जो दुख संवेग है, इससे आपका कौन कौन से संवेग निकलेंगे, तो इससे भय, क्रोध और घृणा संवेग निकलेगा। यानी कि जो दुख संवेग था इससे 3 संवेगों की उत्पत्ति होगी, पहला भय, दूसरा क्रोध और तीसरा घृणा। वैसे अगर हम आनंद संवेग की बात करें तो जो आनंद संवेग है
ठीक है, उससे कौन कौन से संवेगों का उत्पत्ति हो रही है, तो उससे उल्लास और अनुराग, दो संवेग जो है इनकी उत्पत्ति होती है। तो आनंद संवेग जो है उससे दो संवेगों की उत्पत्ति होगी, उल्लास और अनुराग की। और दुख जो संवेग है उससे दो की उत्पत्ति, तीन की उत्पत्ति होती है, भय, क्रोध और घृणा की। ठीक है, तो इतना ही है इस टॉपिक में। अच्छे से याद रखना कि ऋणात्मक संवेग कौन से होते हैं, धनात्मक कौन से हो जाएंगे। ठीक है, तो धनात्मक में का आनंद, उल्लास, अनुराग ये धनात्मक में आ जाएंगे। भय, क्रोध, घृणा ये किस में आ जाएंगे, ऋणात्मक संवेग में आ जाएंगे। किसने कितने संवेग बताए, गेट्स ने कितने संवेग बताए, तो 5 बताए थे। वॉटसन ने कितने संवेग बताए किसी बालक में, तो 3 संवेग बताए, क्रोध, भय और प्रेम हो जाएगा। ठीक है, और संवेग और उनसे जुड़ी जो मूल प्रवृत्तियां ये आपको याद करनी पड़ेंगी 14 की 14, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, कई बार पूछा आता है। रॉस ने ज्ञानात्मक संवेग किससे बोला है, तो क्रोध को बोला है। क्रियात्मक संवेग किससे बोला है, तो घृणा को बोला है। भावात्मक संवेग किससे बोला है, तो प्रेम को बोला है। ये चीज याद रख लेना। और इसकी उत्पत्ति किस लैटिन भाषा के शब्द से हुई, तो इमोवर से हुई है, जिसका अर्थ होता है टू एक्साइट, यानी कि उत्तेजित होना। वुडवर्थ ने क्या कहा, तो वुडवर्थ ने कहा था कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। वहीं रॉस ने इसमें क्या कहा कि रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। तो ये सारी चीजें अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, सिंपल सा टॉपिक है, अच्छा सा टॉपिक है, इसे अच्छे से याद करो, पढ़ लो। ठीक है, इसके बाद मैं जल्दी से कोशिश करूंगा छोटे मोटे जो टॉपिक बच्चे उन्हें कवर कर दूं, जल्दी जल्दी जो इंपॉर्टेंट होगा बस उसी को पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। प्रीवियस ईयर पेपर या प्रैक्टिस सेट जो है या लास्ट ईयर के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हो उन्हें अच्छे से देख लेना। मैं भी कोशिश करूंगा कि उनमें से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो आपको मैं करा पाऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।